नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग पर्सन की इंग्लिश सीखो पाठशाला की इस खास श्रृंखला में, जहां पर हम अंग्रेज़ी को आसान और मज़ेदार तरीके से सीखते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक। यदि आपको लगता है कि अंग्रेज़ी सीखना मुश्किल है या आप अंग्रेज़ी बोलने में हिचकिचाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये वीडियो देखने से पहले यदि आपने हमारे पिछले डे का वीडियो नहीं देखा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले डे का वीडियो का लिंक दिया गया है। उसको आप जब देख लेंगे तो आज का वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए, हमने पिछले डे के वीडियो में हमने वर्ब क्या है, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, वर्ब को कितने प्रकार में बांटा गया है, ये हमने एक क्लासिफिकेशन पिछले डे के वीडियो में बता दिया था। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पिछले डे का वीडियो देख सकते हैं। और इसके बाद अब हम पहला पढ़ेंगे कि वर्ब का जो पहला प्रकार है वो क्या है। तो चलिए, देर न करते हुए आज का टॉपिक है हमारा ए। पहला प्रकार था जो ये था कि बाय स्ट्रक्चर बेस, यानी रचना के आधार पर जो हमने वर्ब का क्लासिफिकेशन किया था। तो रचना के आधार पर वर्ब का क्लासिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। ये ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की, 16 होती हैं। और दूसरा है मेन वर्ब या मुख्य क्रिया, इसको कहते हैं हम मुख्य क्रिया। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, जिसका कि जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब ये सहायक क्रिया होती है। ये ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ये जो क्रियाएं होती हैं, ये हमारी मेन वर्ब की हेल्प करती हैं, सहायता करती हैं। इनका ऑक्सिलरी वर्ब का या जो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब का, इनका कोई अपना अर्थ नहीं होता है। हैव नो मीनिंग देयर ओन। हेल्पिंग वर्ब का कोई भी प्रकार अपना अर्थ नहीं होता है, जबकि मेन वर्ब जो है मुख्य क्रिया होती है, इन्हीं को हम लेक्सिकल वर्ब की कहते हैं। मेन वर्ब को ही लेक्सिकल वर्ब कहते हैं और इसमें यह एक्शन या स्टेट को बताता है। इसका एक अपना अर्थ होता है, अपनी एक मीनिंग होती है और ये एक स्टेट या एक्शन को दर्शाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो 16 होती है, कुल 16 होती हैं। और इन ऑक्सिलरी वर्ब का कोई भी अपना अर्थ नहीं होता है। जैसे यदि मैं लिख दूं यू आर, तो यू आर तुम हो, क्या हो? लग नहीं रहा कि ये अधूरा है, आपको लग रहा कि ये अधूरा है। यू आर तुम क्या हो। यदि मैं यहां लिख दूं यू आर गोइंग, तो इसका मतलब हमारा अर्थ पूरा हो जा रहा है कि तुम जा रहे हो। इसी प्रकार से आई कैन, मैं सकता, क्या इसका कोई अर्थ है? कैन या आर का कोई अर्थ है? कैन का अर्थ है? नहीं है, पता, इसका कोई अर्थ नहीं है। यदि इसी के आगे मैं लिख दूं रीड, तो इसका मतलब मैं पढ़ सकता हूं। तो इस प्रकार से जो ये हेल्पिंग वर्ब जो होती है, इनका कोई अपना अर्थ नहीं होता है, ये मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। पहले वाक्य में देखा होगा यू आर जो है ये गो मेन वर्ब है, इसकी हेल्प कर रहा है, और जब हेल्प कर रहा है तो ये पूरा अर्थ इसका निकल रहा है। इसी प्रकार से आई कैन, मैं सकता हूं, क्या सकता हूं नहीं पता, लेकिन जैसे ही मैंने आपको आगे इसके आगे रीड यानी जो मेन वर्ब लिख दिया, तो मैं पढ़ सकता हूं, इसका अर्थ निकल आया और ये इसकी हेल्प कर रहा है एक तरीके से। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है या ऑक्सिलरी वर्ब होती है, इसका कोई एक अपना अर्थ नहीं होता है। हाँ, और ये जो हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब से हमको तीन चीजों का पता चलता है। हेल्पिंग वर्ब से हमको तीन चीजों का पता चलता है। पहली बात कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो टेंस के बारे में बताता है। हेल्पिंग वर्ब की सहायता से हम टेंस के बारे में पता कर सकते हैं कि कोई भी कार्य जो हो रहा है वो किस टेंस में, कोई वाक्य जो है तो टेंस के बारे में ये बताता है कि ये जो सब्जेक्ट जो सेंटेंस है या जो कर्ता जो वाक्य में दिया गया है वो किस काल में काम कर रहा है।
ये टेंस के बारे में बताता है। जैसे वह खा रहा है, तो ही इज ईटिंग। तो वह खा रहा है, तो इस हेल्पिंग वर्ब की मदद से ये चल रहा है कि ये वर्तमान काल में ये क्रिया हो रही है। इस वाक्य में जो क्रिया हो रही है ये वर्तमान काल में हो रही है। तो इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब की सहायता से हम किसी सेंटेंस के काल का निर्धारण कर सकते हैं कि वह काम किस काल में हो रहा है। दूसरा है कि इस हेल्पिंग वर्ब की मदद से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने में मदद करती है। जैसे ये है, वह खा रहा है, यदि हमको लिखना तो इसका अंग्रेजी हो जाए इज ही ईटिंग। वह क्या वह खा रहा है। एक और है डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो। तो इन हेल्पिंग वर्ब की मदद से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने में हमको सहायता मिलती है, हेल्प मिलती है। इसी प्रकार से एक और होता है इसका, हेल्पिंग वर्ब की मदद से हम किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बना सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब की मदद से हम नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे यू रीड इंग्लिश, यदि इसका नेगेटिव बनाना हो यू डू नॉट रीड इंग्लिश। आप ऐसे बनाएंगे, इसको ऐसे नहीं बनाएंगे यू नॉट रीड इंग्लिश, ऐसे नहीं बना सकते आप। तो आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब की मदद से हम को तीन चीज़ों की जानकारी पता चलता है। उसकी हेल्प मदद से हम किसी भी वाक्य में जो सेंटेंस है वो वाक्य किस सेंटेंस में है, किस काल में है, किस टेंस में है। दूसरा, इस हेल्पिंग वर्ब की मदद से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब के सहायता के बिना हम कई सेंटेंस का हम इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। और तीसरा है कि हेल्पिंग वर्ब की मदद से हम नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। इन हेल्पिंग वर्ब तीन चीज़ों में सहायता करता है। तो इस प्रकार से ये आपने देखा। अब ये हेल्पिंग वर्ब को पुनः दो भागों में बांटा गया है। एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है ये, और दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी, हाँ ये है हेल्पिंग वर्ब टोटल 16 होती हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा कि जो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं काउंट में 16 होती हैं। और इन हेल्पिंग वर्ब को पुनः दो भागों में बांटा गया, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को पुनः तीन भागों में बांटा गया है, बी फॉर्म में, डू में और हैव में। बी के अपने एक अलग अलग रूप है। बी में आता है इज, एम, आर, वाज, वर। इसी प्रकार से सेकंड है डू में आता है डू या डिड। इन्हीं की मदद से हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बना पाते हैं। इन्हीं की मदद से हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बना पाते हैं। और तीसरा है हैव के भी कई रूप होते हैं, हैज, हैव, हैड। हैव के ही ये तीनों रूप है, हैव, हैज और हैड। और इसी प्रकार से दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जो संख्या में 10 हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट और टू। और एक मॉडल ऑक्सिलरी का ही एक और होता है जो सेमी मॉडल वर्ब कहलाता है। इस सेमी मॉडल वर्ब में तीन वर्ब आती है, नीड, डेयर और यूज्ड टू। जो सेमी मॉडल वर्ब होता है इसकी एक विशेषता है कि ये कभी कभी ये मेन वर्ब की तरह भी काम करता है और हेल्पिंग वर्ब की मेन वर्ब की तरह भी काम करता है
और ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम करता है। तो इसलिए इसको हम सेमी मॉडल वर्ब कहते हैं। इस प्रकार से आपने जाना। और ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसकी मदद से हम नेगेटिव सेंटेंस भी बनाते हैं और ये मेन वर्ब के काम करते हैं। अब मेन वर्ब का काम कैसे करते हैं और हेल्पिंग वर्ब का, हाँ एक और है कि कभी कभी ये हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं, ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब है, कभी कभी मेन वर्ब का भी काम करती हैं। तो इसको जानते हैं मेन वर्ब का काम कहाँ करते हैं। हमने वाक्य बनाया यू आर सिंगिंग। इसमें जो वर्ब आई है ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रही है, तुम गा रहे हो। यदि यहां पर हम लिख दें यू आर अ स्टूडेंट, तो एक विशेष केस में, स्पेशल केस में ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है मेन वर्ब का भी काम करती है, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रही है। लेकिन इसमें जो है ये जो वर्ब है ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रही है। तो स्पेशल केस में कहीं कहीं ये मेन वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है, जो सहायक क्रिया है, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करती है और मेन वर्ब के रूप में काम करती है। एक और उदाहरण देखते हैं इसके बारे में। You have done this work, आप ये काम कर चुके हो। तो इसमें जो हैव है यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर इस वाक्य में जो हैव जो वर्ब आई हुई है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब के रूप में आई हुई है। और दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है यू हैव अ नाइस बुक, आपके पास एक अच्छी किताब है। तो यहां पर जो हैव आया है ये मेन वर्ब के रूप में आया है, यहां पर मेन वर्ब के रूप में ये काम कर रहा है। तो इस प्रकार से आपने जाना कि रेयर केस में ये, कई केस में ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब का भी काम करते हैं और हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, जैसा कि मैंने आपको उदाहरण से समझाया। इसी प्रकार से आप देखते हैं मेन वर्ब क्या है। तो मेन वर्ब की संख्या सीमित नहीं है, जैसा कि आपने अभी पढ़ा है कि यहाँ पर मैंने आपको बताया है, आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि हेल्पिंग वर्ब जो है इसकी संख्या 16 है, लेकिन मेन वर्ब है, मेन वर्ब कोई गिनती नहीं है, हजारों हैं, हजारों क्रिया हैं, हजारों संख्या में। तो ये थाउजेंड्स है, थाउजेंड से भी ज़्यादा है, ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन हजारों है, इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। और इसी मेन वर्ब को ही हम लेक्सिकल वर्ब कहते हैं। और इन लेक्सिकल वर्ब या मेन वर्ब को हम 3 भागों में बांटते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और डिस्ट्रांजिटिव वर्ब। तो अब हम समझते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब और डिस्ट्रांजिटिव, तो सबसे पहले हम समझते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ऐसे क्रियाएं जो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखती हैं या किसी वाक्य में जब कर्ता के एक्शन का डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पर असर पड़ता है तो उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे ही किल, ही किल्ड, उसने मारा। तो क्या आपको नहीं लगता कि अधूरा है? क्या मारा? कुछ नहीं। और यदि अगर मैं यहां लिख दूं आ स्नेक, उसने एक सांप मारा, तो ये कर्ता है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये आ स्नेक ये ऑब्जेक्ट है।
तो उसने मारा, लेकिन मारा है तो उसका असर किस पर है? उसने जो मारा है उसका असर किस पर? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर असर पड़ रहा है, उसका इफेक्ट ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है। तो इस प्रकार से ये जो है इस क्रिया का जो असर हो रहा है वो वर्ब ऑब्जेक्ट पर हो रहा है, कर्म पर हो रहा है। तो यहाँ पर जो ये क्रिया है जो किल्ड है ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी, सकर्म क्रिया होगी। यानी ऐसा जैसा कि नाम से सकर्म क्रिया, सकर्म क्रिया का मतलब होता है कर्म सहायक। ऐसी क्रियाएं जो अपने कर्ता को कर्म के रूप में भी रखती हैं या कर्म पर प्रभाव डालती है उसको हम सकर्म क्रिया कहती हैं। तो यहाँ पर जो क्रिया होती है वो सकर्म क्रिया है, किल्ड है। और उदाहरण देते हैं, आई ईट अ मैंगो। मैंने खाया, लेकिन मैंने क्या खाया? अ मैंगो। तो यहाँ पर जो ये क्रिया है ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब में आएगी। दूसरा है इन ट्रांजिटिव वर्ब, ऐसी क्रियाएं जो ऑब्जेक्ट नहीं रखती है, डज नॉट हैव, डज नॉट टेक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसका कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब कैसे होते हैं? जैसे कि कई क्रियाएं होती है उसके लिए ऑब्जेक्ट होना अनिवार्य नहीं होता है। जैसे यू रीड, मैंने पढ़ा या मैं पढ़ता हूं। यू रीड सही है, मैं पढ़ता हूं, ठीक है। यहाँ पर जो रीड शब्द है ये यहाँ पर जो रीड वर्ब आई है, यहाँ पर ये रीड जो आया है ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ हम आ बुक भी कर सकते हैं। यदि आ बुक आगे आ जाएगा तो ये ट्रांजिटिव वर्ब में आ जाएगा, और यदि ये आ बुक नहीं आएगा, ये आ बुक नहीं आएगा तो ये हमारा ये इंट्रांजिटिव वर्ब आएगा, चूंकि इसका इफेक्ट कर्म पर नहीं पड़ता है। तो कई एक बार ऐसा होता है, कई क्रियाएं ऐसी होती हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब का भी काम करती है और इंट्रांजिटिव वर्ब का भी काम करती है। जैसा कि आप देख रहे हो रीड, रीड पढ़ना है तो आई रीड, मैं पढ़ता हूं या मैंने पढ़ा, वाक्य पूरा हो गया, वाक्य का पूरा अर्थ निकल गया। तो यहाँ पर यदि इतना लिखा हुआ तो ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा क्योंकि इसकी कोई कर्म नहीं है। और यदि इसके आगे कोई लिख दिया, कोई बुक का नाम डाल दिया तो यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब हो जाए। तो कई क्रियाएं ऐसी होती है जो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में भी उपयोग की जाती हैं, उनका उपयोग दोनों तरीके से होता है। तीसरा है डिस्ट्रांजिटिव। हाँ, ये डिस्ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और रोचक तथ्य है। आपने कई एक बार ऐसे भी सेंटेंस देखे होंगे या पढ़े होंगे जैसे कि ट्रांजिटिव वर्ब में कम से कम एक ऑब्जेक्ट होना अनिवार्य है। टेक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब में एक ऑब्जेक्ट होना अनिवार्य है, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो वहां पर जो वर्ब का रूप माना जाता है वहां पर डिस्ट्रांजिटिव वर्ब का रूप माना जाता है। जैसे ही गेव आ बुक। अगर मैं यहां कहूं कि ही गेव अ बुक, उसने मुझे एक किताब दी। अब आप कमेंट करके बता सकते हैं यहाँ पर जो गेव है क्या है, कौन सा वर्ब है यहाँ पर। यहाँ पर जो गेव है, क्योंकि उसने दिया लेकिन क्या दिया, आ बुक, एक किताब दी। तो यहाँ पर जो गेव है वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। और यदि इसी के आगे अगर मैं लिख दूं ही गेव मी आ बुक, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये कर्ता है, ये क्रिया है, ये कर्म है। यहाँ पर एक कर्ता, एक क्रिया और एक कर्म है, कर्म एक है। तो यहाँ पर ये ट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पर देख रहे होंगे ही कर्ता, ये क्रिया, ये भी कर्म है और ये भी कर्म है। यहाँ पर दो कर्म है। तो जब किसी सेंटेंस में दो कर्म आ जाते हैं तो वहां पर जो क्रिया का रूप होता है वो डिस्ट्रांजिटिव वर्ब का रूप माना जाता है। जहां पर क्रिया के, जब किसी सेंटेंस में क्रिया के दो रूप होते हैं, उसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो वहां पर जो क्रिया का रूप माना जाता है वो डिस्ट्रांजिटिव वर्ब
का रूप माना जाता है। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।